अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडिया फास्ट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो आप सब लोगों को पता है कि कुछ ही देर पहले इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जो 122 राफेल एयरक्राफ्ट या फिर 114 राफेल एयरक्राफ्ट की जो डील है, उसको जल्द ही साइन किया जाने वाला है। कहीं न कहीं गवर्नमेंट की तरफ से इंडिया की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने इस चीज़ का अप्रूवल दे दिया है और अब वो इस डील के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो 4-5 दिन तो यहाँ पर इंडिया के अंदर इस डील के ऊपर बहुत गुस्सा दिखाया गया और ये गुस्सा जो है वो जायज़ भी था बिकॉज़ इंडियन एयरफोर्स का माइंडसेट जो है वो अभी भी चेंज नहीं हुआ। 7 मई के पूरे इंसिडेंट के बाद ठीक है, इस भाई साहब का ये कहना है कि इंडिया के अंदर पहला बात गुस्सा दिखाया गया, ठीक है? दूसरा कि इंडियन एयरफोर्स का माइंडसेट अभी तक चेंज नहीं हुआ, ठीक है? कौन कह रहा है? एक पाकिस्तानी कह रहा है कि इंडियन एयरफोर्स का माइंडसेट चेंज नहीं हुआ। ये लोग एकदम गधे के गधे रह जाएँगे 24 घंटे, ठीक है? तो सबसे पहला चीज़ बात ये है कि गुस्सा नहीं दिखाया गया। गुस्सा इस बात को लेके था कि इनिशियली जो रिपोर्ट्स आ रही थी उसमें ये कहा जा रहा था कि 30 टू 40% जो कंपोनेंट्स हैं वो मेड इन इंडिया होंगे और रेस्ट जो होंगे बाहर से आउटसोर्स किया जाएगा। आई थिंक फ्रांस में उसकी फैक्ट्री है डसॉल्ट एविएशन की, वहाँ से आउटसोर्स किया जाएगा। तो ये जो क्या था वो हमारा बहुत बड़ा एक झटका था। झटका 2 चीज़ों का था। सबसे पहला कि जो हमारा जो मेन मोटिव है कि जितने भी पार्ट्स हो, कंपोनेंट्स हैं, चाहे कोई भी सेक्टर में हो, चाहे डिफेंस ले लो, ऑटोमेशन क्या बोलते हैं ऑटोमोबाइल्स ले लो, आईटी सेक्टर ले लो या कोई भी प्रोडक्ट ले लो, मैन्युफैक्चरिंग ले लो, कोई भी सेक्टर ले लो, हमारा फोकस क्या है कि अधिकतर से अधिकतर चीज़ें मेड इन इंडिया हो। ठीक है? तो जो रिपोर्ट था कि 30 टू 40% पार्ट्स जो हैं वो बाहर से इंडिया से बनेंगे और रेस्ट बाहर से बनेंगे, तो ये मेक इन इंडिया को बहुत बड़ा चोट था, ठीक है? तो गुस्सा नहीं था, इस बात को लेके कंसर्न था, ठीक है? गुस्सा अलग चीज़ होता है, कंसर्न अलग चीज़ होता है। इन गँवारों को इन दोनों के बीच में अंतर नहीं पता। और दूसरी चीज़ ये, इसका ये कहना है कि अभी भी इंडियन एयरफोर्स की नींद नहीं खुली है, ठीक है? तो भाई साहब हमारा मेन फ़ोकस यहाँ पे राफ़ेल लेने का ये है कि हमारे जो मिग 29 अभी हाल हाल में ही पूरे उसके स्क्वाड्रन को रिटायर किया गया है। जो हमारे स्क्वाड्रन गैप्स है, देखो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, अगर हम चैट जीपीटी पे जाएँ और इज़िली सर्च करें इंडिया फ्रांस के बीच में जो राफ़ेल डील हुआ है उसके बारे में, तो यहाँ पे साफ किया गया है कि इंडिया इज़ क्लोज टू फाइनलाइजिंग अ मेजर डील विथ फ्रांस टू एक्वायर 114 एडिशनल राफ़ेल जेट्स फॉर द इंडियन एयर फोर्स टू ब्रिज क्रिटिकल स्क्वाड्रन गैप्स एंड मॉडर्नाइज देयर एयर फ्लीट। मतलब हमारा मेन टारगेट क्या है कि जो स्क्वाड्रंस के गैप्स है, जो हम स्क्वाड्रन की फ्लीट का जो लेवल टच करना चाहते हैं, जो कि 40 नियर 40 टू 40 समथिंग है आसपास, ठीक है? उसको जो हम लोग टच करना चाहते हैं, उससे हम लोग अभी काफ़ी पीछे हैं। और पैरेलली क्या हुआ है कि मिग 29 भी रिटायर हो चुका है, ठीक है? तो उस गैप को हम लोग फ़िल करने के लिए राफ़ेल यहाँ पे खरीद रहे हैं, जो 4.5 जनरेशन एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्या बोलते हैं, फाइटर जेट है, ठीक है? पैरेलली ये क्या करेगा, हमारे एयर फ्लीट को मॉडर्नाइज़ करेगा। और दूसरी बात ये, लेकिन जैसे-जैसे और रिपोर्ट सामने आ रही हैं, वहाँ पे ये खुलासा किया जा रहा है, टॉक्स आर प्रोग्रेसिंग अहेड ऑफ एन ऑफिशियल विजिट French President Emmanuel Macron, with localization and Make in India collaboration being key negotiating points, including potential manufacturing and supply chain involvement in India। लेकिन जैसे जैसे और इस पे बात चल रही है भारत सरकार और फ्रांस के बीच में, तो ये पता क्या चल रहा है कि काफ़ी लार्ज नंबर ऑफ मेक इन इंडिया को पुश किया जाएगा। जो 30 टू 40% का इनिशियल रिपोर्ट्स आ रहे थे, उसको काफ़ी लार्ज नंबर पे बढ़ाया जाएगा, ठीक है? Reports indicate that India is pushing for greater localization, up to 80% of new jets possibly assembled or manufactured in India। मतलब कि लगभग 80% अब जितने भी जेट्स होंगे उसके जो कंपोनेंट्स होंगे वो मोस्टली इंडिया में ही बनेंगे। तो कहीं ना कहीं इंडिया में अगर उसकी फैक्ट्री लगती है, होता है प्रोडक्ट्स का, तो हमारे पास उसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी। चाइना की बात आप यहाँ पर छोड़ दें, अगर ये 500 राफेल एयरक्राफ्ट भी परचेज करें तो चाइना ऐसे अंडरमाइन नहीं होगा बिकॉज़ सिंपली उनकी जो फाइटर फ्लीट है वो बहुत बड़ी है। राइट एट दिस मोमेंट भी अगर बात करें तो चाइनीज़ एयरफोर्स की सर्विस में तकरीबन 1200 प्लस यानी कि 1200 प्लस ऐसे एयरक्राफ्ट हैं जिनके ऊपर ईईएस रेडार भी है और जो पीएल-15 लॉन्ग रेंज पीवीआर मिसाइल को भी फायर कर सकते हैं। इनमें बड़ी तादाद जो है वो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की है और बड़ी तादाद ही 4.5 प्लस जनरेशन के एयरक्राफ्ट की है। तो चाइनीज़ एयरफोर्स को ये कहीं से भी मैच नहीं कर पाते। आज आकर इनका जो कंपेटिटर है वो पाकिस्तान एयरफोर्स है, जिसके अगेंस्ट में ही ये यहाँ पर बिलीव करते हैं कि अगर हम राफेल एयरक्राफ्ट को इतने बड़े नंबर में प्रोक्योर करेंगे तो पाकिस्तान एयरफोर्स को अगेन यहाँ पर किसी तरीके से डोमिनेट कर सकते हैं, जो सोच इनकी 2017-18 में थी जब इन्होंने पहले राफेल एयरक्राफ्ट को प्रोक्योर किया था। खैर उस बात रहा अब हमारे पास चाइना से टक्कर लेने का, ठीक है? तो हाँ, अगर ऑन पेपर अगर बात किया जाए तो हाँ, चाइना के पास भारत से काफ़ी ज़्यादा एयर फोर्स में फ्लीट अवेलेबल है। मतलब उसके फाइटर जेट्स इंक्लूडिंग हेलीकॉप्टर्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है। अगर चाइना की फ्लीट की बात करें तो लगभग 3000 मिलिट्री एयरक्राफ्ट अभी करेंटली उसके पास वर्किंग में है, जिसमें 1200 से लेकर 1600 फाइटर जेट्स अवेलेबल हैं। 200 से 300 लगभग ट्रांसपोर्ट और सपोर्ट एयरक्राफ्ट अवेलेबल हैं। बहुत सारे अटैक हेलीकॉप्टर्स अवेलेबल हैं और भी कुछ-कुछ चीज़ें अवेलेबल हैं, ठीक है? और भारत की अगर बात की जाए तो लगभग 2000 से लगभग 2500 के आसपास, चलिए मान लेते हैं 2200 के आसपास मिलिट्री एयरक्राफ्ट हमारे पास अवेलेबल हैं, जिसमें से 500 से 600
फाइटर जेट्स अवेलेबल हैं, जो कि हाँ, इस मामले में हम चाइना से काफ़ी पीछे हैं, ऑलमोस्ट हाफ है चाइना से, ठीक है। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट इतने हैं, ये इतने हैं, ठीक है। ये तो हो गई क्वांटिटी की बात। अगर क्वालिटी के बारे में अगर बात किया जाए तो एक रैंकिंग होती है, वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट। उस रैंकिंग के हिसाब से इंडियन एयरफोर्स जो है वर्ल्ड की थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट एयरफोर्स में आती है, और चाइना की एयरफोर्स जो है करेंटली फोर्थ नंबर पे आती है, ठीक है। इंडियन एयरफोर्स की रैंकिंग 69.4 दिया गया है, और इवन चाइना की एयरफोर्स की रैंकिंग 63.8 दिया गया है। उसका मेन रीज़न ये है कि भारत के पास जो है, जो बैलेंस है सारे एयरक्राफ्ट के बीच में काफ़ी अच्छा है। ऑपरेशनल रेडीनेस अच्छा है, फ्लीट बैलेंस अच्छा है, मॉडर्नाइजेशन और ट्रेनिंग अच्छा है, लॉजिस्टिक सपोर्ट अच्छा है। चाइना के पास एक चीज़ वो मात खाता है, चाइना के पास सबसे सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, उसके पास क्वांटिटी तो है, क्वालिटी का अंदाज़ा चाइना का हमारे पास नहीं है, ठीक है। उसका मेन रीज़न क्या है कि चाइना ने काफ़ी समय तक वॉर नहीं किया है, ठीक है। लास्ट वॉर मुझे ध्यान में भी नहीं है चाइना का कब हुआ था। और भारत की बात किया जाए तो इंडिया कंटिन्यूअसली वॉर में इंगेज होता रहा है, चाहे वो पाकिस्तान से हो, चाहे कोई कोई और फ्रंट से। मोस्टली तो पाकिस्तान वाली फ्रंट पे बात की जाती है। तो कंटिन्यूअसली इंडियन एयरफोर्स जो है, इंडियन नेवी जो है, और इंडियन आर्मी जो है कंटिन्यूअसली वॉर में इंगेज रही है, तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस और रेडीनेस है। बट एज कम्पेयर टू चाइना, तो चाइना ने ऐसे प्रॉपर वॉर किसी से नहीं किया है, तो कहीं न कहीं चाइना इस चीज़ में मात खाता है। और चाइना का टेंशन पाकिस्तानी ना ही करे तो बढ़िया है। चाइना और भारत बहुत बड़ी देश हैं, दोनों बहुत बड़ी मिलिट्री पावर हैं, दो बहुत अच्छे इकोनॉमिक पावर हैं, दोनों आपस में सलझ लेंगे। टेंशन ले पाकिस्तानी अपना, जो भीख माँग-माँग के जी रहे हैं, आईएमएफ के बेलआउट से जी रहे हैं, यूएस के भीख से जी रहे हैं। अभी बैन कर दिया इनको घुसने से अपने देश में, मुँह पे तमाचा मारा इनको, इनकी औकात दिखा दी, हाँ, गधों को। हाँ, जो गधे एक्सपोर्ट करने में नंबर 1 जो देश है, वो देश तो इस बारे में बात नहीं करे तो ज़्यादा बेहतर है। का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो एक प्राइम एग्जांपल है, जहां पर पाकिस्तान एयरफोर्स के तकरीबन 40 एयरक्राफ्ट थे और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से तकरीबन 80 के अराउंड फाइटर एयरक्राफ्ट को स्टैक किया गया था 7 मई की रात को। कर ये 7 मई की रात में बात की जाए तो हमारा 7 मई जो हमने पहला अटैक किया था, तो हमारा हमारा यही मोटिव था कि हम पाकिस्तान की कोई भी मिलिट्री इंस्टॉलेशन को अटैक नहीं करेंगे। हमारा मेन फोकस था पाकिस्तान के जितने भी टेररिस्ट कैंप्स अवेलेबल हैं, नॉन टेररिस्ट कैंप्स अवेलेबल है, वो हमारा टारगेट था। पाकिस्तानी एयरफोर्स हमारी टारगेट नहीं थी। ये चीज़ हमारे आईडीएस अनिल चौहान सर है, उन्होंने भी कहा था कि पहले दिन हमसे यही गलती हो गई। बस सिर्फ एक गलती हमसे यही हो गई कि हमने पहले दिन पाकिस्तान की मिलिट्री इंस्टॉलेशन को अटैक नहीं किया। हम भूल गए कि जो पाकिस्तान के टेररिस्ट को हम अटैक करना चाहते हैं, उनको बचाने वाला, उनको पालने वाला पाकिस्तान की आर्मी ही है। तो दोनों भाई-भाई हैं, टेररिस्ट पाकिस्तान के टेररिस्ट और पाकिस्तान की आर्मी, दोनों भाई ही हैं। तो सिर्फ एक भाई को मारने से काम नहीं चलेगा, दोनों भाई को ही मारना पड़ेगा। ये बस एक हमसे चूक हो गई, ठीक है, कि पहले दिन हमने उसके आर्मी इंस्टॉलेशन को या एयरफोर्स के इंस्टॉलेशन को अटैक नहीं किया, उसको हमने अवॉइड करना चाहा, ठीक है। बस क्लेम है 8, कभी एक दिन उठेंगे कहेंगे 4, एक दिन उठेंगे कहेंगे 5, एक दिन उठेंगे कहेंगे 6, एक दिन उठेंगे कहेंगे 8। डोनाल्ड ट्रंप तो इनका बाप है, इनके घर में आके सोता है इनकी माँ बहन के साथ, हाँ, और इनको बाप बना के घुमाते हैं। अभी इनको तुरंत बैन किया है, इनको समझ में नहीं आता गधों को। वो कहते हैं ना कि जब आपकी लीडरशिप कैपेबल हो और आप एक रेजोल्यूट कमिटमेंट के साथ किसी डोमेन में काम करते हैं तो फंड्स जैसी चीजें यहाँ पर मैटर नहीं करती, आपको रिजल्ट जो है वो फिर भी देखने को मिलता है, बिकॉज आपने डिसीजन मेकिंग बेहतर तरीके से की है। फ्रॉम डे वन यहाँ पर हमेशा से पाकिस्तान एयरफोर्स की जो कमिटमेंट रही है वो क्वालिटी ओवर क्वांटिटी रही है। क्वांटिटी यहाँ पर मैटर नहीं करती अगर आपके पास क्वालिटेटिव एज यहाँ पर है एनिमी के अगेंस्ट में। यहाँ पर हमेशा से पाकिस्तान एयरफोर्स की जो कमिटमेंट रही है वो क्वालिटी ओवर क्वांटिटी रही है। क्वांटिटी यहाँ पर मैटर नहीं करती अगर आपके पास क्वालिटेटिव एज यहाँ पर है एनिमी के अगेंस्ट में, तो जितनी भी बड़ी एनिमी है। क्वांटिटी वैसे भी मैटर नहीं करेगी, जब जेब में पैसे नहीं होगा तो क्वांटिटी की बात कहाँ से होगी। हाँ, भिखमंगा खाए क्या, भिखमंगा बचाए क्या। हाँ, जेब में पैसे नहीं है, क्वांटिटी की बात हो रही है भिखमंगों की।